आज हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक जिसने मुझे मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज करके रखा था, और जो मेरे दोस्त हैं उस टाइम पे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा था। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, मैं इसे आपको एक सिंप्लीफाइड वे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मल्टीपल लॉजिक्स यूज़ करके इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और एट दी एंड में मैं आपको इसे समराइज़ भी करके देने वाला हूँ। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी, और कैसे हम इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को यूज़ करके हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या होते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स वो स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं इंटरेस्ट रेट को, और अगर हमको इंटरेस्ट रेट स्वैप बनाना है तो उसमें होनी चाहिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था लोन अमाउंट शुड बी द सेम। सीधी सी बात है, आप 40 लाख के इंटरेस्ट को 20 लाख के इंटरेस्ट से बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, भले ही इंटरेस्ट का फॉर्म अलग क्यों ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी? आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए डिफरेंट। आप फिक्स इंटरेस्ट को फिक्स इंटरेस्ट से एक्सचेंज नहीं कर सकते, आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। एक को चाहिए होना चाहिए फिक्स, दूसरे को चाहिए होना चाहिए फ्लोटिंग, तब जाके आपका एक्सचेंज बन सकेगा। और उसके पहले वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि हर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट तब बनते हैं जब उस कॉन्ट्रैक्ट में होती है या तो नीड या तो होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप भी तब बनता है जब भी सामने वाले को होगी नीड या तो होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे? अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा कम, तब जाके आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होगा। आज के हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए मैं लेने वाला हूँ कि एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास है, एक बार से कंपनी ए, दूसरी बार से है हमारे पास कंपनी बी। कंपनी ए जो है इट इज़ एंजॉइंग अ हाई क्रेडिट रेटिंग इन द मार्केट बिकॉज कंपनी ए इज़ इन मार्केट सिंस लास्ट 10 years, एंड लास्ट 10 सालों में उसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। ऑन टॉप ऑफ इट इट इज़ प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर. So, looking from a bank point of view, if any bank will do business with company A, it will face a lower amount of risk. जहाँ पे रिस्क कम वहाँ पे रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो कंपनी A will get loan at a cheaper price. On top of it, every bank will be crazy to have client like company A in its list, so every bank will give best of the quotes to company A. दूसरे पास से हमारे पास है कंपनी बी. कंपनी बी जो है इट इज़ अ न्यूली फॉर्म स्टार्टअप कंपनी जिसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है. तो कहाँ ना कहाँ पे बैंक जब कंपनी बी से बिजनेस करेगी, कंपनी बी को लोन देगी, तो उसको रिस्क बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट्स प्लेइंग अ ट्रस्ट ऑन समवन हु मे और मे नॉट डिफ़ॉल्ट. ठीक है, तो बी को जब लोन देगी तो इट विल बी फेसिंग अ हायर अमाउंट ऑफ रिस्क, एंड इसके वजह से जो बी को लोन कोट किया जाएगा दैट वुड बी एट अ हायर प्राइस देन कंपेयर टू द कंपनी ए, बिकॉज जहाँ पे रिस्क ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा. सो अकॉर्डिंगली दोनों कंपनीज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट किए गए हैं एक ही बैंक की तरफ से, दैट इज़ LIBOR+1 in case of floating for company A and LIBOR+3 in case of company B for floating rate of interest. दूसरी बात से in case of fixed rate of interest both the companies have got quote of 6 and 7 respectively. ठीक है, एंड दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनी ए को चाहिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी बी को चाहिए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर मैं इस कोटेशन को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करूँ, थोड़ा अच्छे से बारीक से एनालाइज करूँ, तो मैं पाऊँगा जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपनी बी को कोट किया गया है दैट इज़ ग्रेटर देन द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटेड टू कंपनी ए बाय 2%. LIBOR+3, दूसरी बात से LIBOR+1, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 2%. तो जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस आता है 2% का, एंड दूसरे पास से जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस है सिर्फ 1%. जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 1%. जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कोटेड टू कंपनी बी दैट इज ग्रेटर देन द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटेड टू कंपनी ए बाय 1%.
तो कहाँ ना कहाँ पे ऐसे में अगर देखूँ तो जो बैंक ने इन दोनों कंपनीज़ को लोन कोट किया है दैट इज़ नॉट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, काफ़ी अनइवन तरीके से इन्होंने बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों कंपनीज़ को कोट किया है। एक में उन्होंने डिफरेंस ज़्यादा लिया है, दूसरे में उन्होंने डिफरेंस कम लिया है। तो जहाँ पे भी ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड और अनइवन वे से कोटेशन होता है वहाँ पे आती है आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी, और आप अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर सकते हो कम बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। सो आप कितने से अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकते हो? दैट वुड बी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस दैट कम्स आउट टू 1%। 1% इज दैट total amount of advantage by which you will be getting from creating interest rate swaps or using arbitraging opportunity in such situation. That 1% would be distributed between the two companies. ये डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा इन दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड है। अगर ये दोनों चाहें तो इसको इक्वल भी कर सकते हैं, यानी 0.5 अगर चाहें तो एक को ज़्यादा एक को कम भी हो सकता है। लाइक कंपनी ए कैन हैव 0.75 ऑफ एडवांटेज और 0.66 का एडवांटेज, दूसरे वजह से कंपनी बी विल हैव 0.25 का एडवांटेज और दूसरे वजह से 0.33 का एडवांटेज। तो होगा क्या, जो कंपनी ए का इंटरेस्ट रेट है दैट वुड बी गेटिंग लोअर बाय 0.75%। ऑन द अदर हैंड जो कंपनी बी का जो इंटरेस्ट रेट है दैट वुड बी गेटिंग लेसन बाय 0.25। ठीक है, तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशन। बट मोस्ट ऑफ टाइम में क्या होता है, ये एग्जांपल मैंने इस तरीके से समझा रहा हूँ कि कंपनी ए और कंपनी बी जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से इस चीज़ के लिए बिजनेस कर रही है, स्वैप एग्रीमेंट कर रही है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कंपनी जो दोनों कंपनीज हैं वो एक दूसरे को जानती नहीं है, तो वहाँ पे बीच में आता है एजेंट। एंड एजेंट क्या करता है, अपना भी मार्कअप रखता है। तो क्या होगा, जो ये 1 का है ना, ये इसके 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स कैसे? एक पार्ट तो अपना एजेंट ले लेगा, सपोज 0.5% तो एजेंट लेगा एंड 0.25 एक कंपनी को मिलेगा, 0.25 एक कंपनी को मिलेगा। यहाँ एजेंट क्या करेगा, 0.25 खुद लेगा और दूसरे बार से जो बाकी का 0.75 है उसमें सपोज 0.5 कंपनी ए लेगी और 0.25 का एडवांटेज कंपनी बी लेगी। तो इसका क्या हुआ, इसके 3 टुकड़े हो गए। ये तो ये लेके जाएगा, एजेंट अपने पास लेके जाएगा, और जो बाकी के जो है वो उतने से दोनों कंपनीज़ का एडवांटेज होगा और उतने से दोनों कंपनीज अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन एंड जिस हिसाब से इनका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है या जो भी इनके टर्म्स कंडीशन है उस हिसाब से ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कितना एडवांटेज लेगा और किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन लेगा, और एजेंट बीच में आता है तो वो अपना मार्कअप कितना रखता है। ठीक है, तो फॉर ईज़ ऑफ कैलकुलेशन और फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये एग्जांपल में ले रहा हूँ, जो 1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी इक्वल, यानी दोनों कंपनी ए विल बी टेकिंग 0.5 का एडवांटेज और कंपनी बी विल बी टेकिंग 0.5% का एडवांटेज। चलो अब हम दूसरे लॉजिक से समझते हैं कि हमें स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमको इस 1 के डिफरेंस को पिक्चर में लाना है, इस 1 के डिफरेंस को यूज़ करना है, तो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी चारों वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि जो 1 का डिफरेंस है ये चारों वैल्यूज़ को यूज़ करके बना है। कैसे? हमने एक बार से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके उसका डिफरेंस लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके उसका डिफरेंस निकाला था एंड देन अल्टीमेटली हमने डिफरेंस का डिफरेंस लिया। तो अगर हमें इस 1 को पिक्चर में लेके आना है तो हमें चारों वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेंगी और चारों वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होंगी। लॉजिक सी बात है, अगर हम डायरेक्ट नॉर्मल कन्वेंशन वे से जाएंगे तो ए क्या करेगा, डायरेक्टली अपने बैंक से जाके फिक्स लेगा, और बी क्या करेगा, डायरेक्टली अपने बैंक से जाके फ्लोटिंग लेगा। तो उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ यूज़ होंगी। लेकिन अगर हम चारों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तब जाके ये 1 का डिफरेंस पिक्चर में आएगा और इस 1 के डिफरेंस को यूज़ करके हम हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकेंगे। कैसे? हम थोड़ा मैथमेटिकली एक स्टेटमेंट में मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, अक्सर जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है वो हम सामने वाले को पे करते हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि जिसको फिक्स चाहिए रहता है वो फिक्स की पेमेंट सामने वाले को करता है, और जिसको फ्लोटिंग चाहिए रहता है वो फ्लोटिंग की पेमेंट बैंक को नहीं, सामने वाले को करता है, अदर पार्टी को करता है। तो क्या होगा, यहाँ पे ए को चाहिए फिक्स,
तो ए क्या करेगा, बी को पेमेंट करेगा फिक्स में और अपनी बैंक से लोन उठाएगा फ्लोटिंग में। और दूसरे बाजू से बी की रिक्वायरमेंट है फ्लोटिंग, तो अपनी बैंक से फ्लोटिंग में नहीं लेगा लोन, वो लेगा फिक्स में, और वो जो फिक्स है वो फिक्स की रिसिप्ट करेगा ए से और अपनी बैंक को अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा। ठीक है, मैं ऐसे एक स्टेटमेंट में लिख के बता रहा हूँ तो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि वन का डिफरेंस आ रहा कैसे है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हम बैंक से वो लोन उठाएंगे जो हमें नहीं चाहिए, और वही लोन की जो रीपेमेंट है हम सामने वाले से रिसिप्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो रिसिप्ट है उसको मैं प्लस से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो जो ए है उसको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सामने वाले को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, लेकिन वो अपनी बैंक से लोन उठाएगा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और वही रिसिप्ट करेगा वो सामने वाले से बी से। ठीक है, तो वो बैंक से लोन उठा रहा है लाइबोर +1 फ्लोटिंग में, और दूसरे बाजू से यहाँ पे मैं ना जो 0.5 का एडवांटेज वो नहीं दिखाने कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दिखाने कर रहा हूँ कि हम वन के डिफरेंस को कैसे पिक्चर में ला रहे हैं, कैसे क्यों हम वन के डिफरेंस को यूज़ कर पाएंगे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करके। तो मैं यही वैल्यूज़ को यूज़ करने वाला हूँ। तो दूसरे बाजू से ए क्या करेगा, ए को पेमेंट करनी है फिक्स में, तो ए -6 का पेमेंट करेगा, माइनस इंडिकेट्स दैट वी हैव टू मेक अ पेमेंट, एंड लाइक अप्लाइंग द सेम लॉजिक बी क्या करेगा, बी लोन उठाएगा फिक्स में और वही चीज़ सामने वाले से रिसीव करेगा, तो वो उसकी रिसिप्ट होने वाली फिक्स में, और बी जो है उसकी पेमेंट होनी चाहिए फ्लोटिंग में। ठीक है, फ्लोटिंग में पेमेंट करेगा। तो अगर मैं ऐसे थोड़ा खुल के लिखूँ, उसको थोड़ा मैथमेटिकली स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूँ, तो इट विल बी लाइबोर +1 -6 +7 माइनस एल, माइनस साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है माइनस, इट विल बी -3। तो लाइबर हो गया कट, इट वुड बी 8 +1 +7 इट वुड बी 8, एंड -6 -3 ये हो गया -9, तो दैट कम्स आउट टू -1। अभी समझे हम कि भाई हम ये वन के डिफरेंस को कैसे पिक्चर में लाएंगे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके। अगर हम स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर ये वन का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे -1 आया था, यानी वी हैव टू रिसीव +1 मोर, तब जाके ये बैलेंस आउट हो जाएगा। और ये +1 और कुछ नहीं, +1 का मतलब होता है रिसिप्ट, और रिसिप्ट मतलब क्या हुआ, हमारा एडवांटेज। सो ये वन को, अगर वन के डिफरेंस को हमको यूटिलाइज करना है तो हमें रिसीव करना पड़ेगा 1 एक्स्ट्रा, यानी 0.5 एक बाजू से एक्स्ट्रा रिसीव करेंगे और दूसरे से 0.5 एक्स्ट्रा रिसीव करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये एग्जाम्पल में इस तरीके से ले रहे हैं कि जो वन के डिफरेंस का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हम 0.5 लेंगे, 50-50% लेंगे, तो 0.5 एक तरफ से ज़्यादा रिसीव होगा, 0.5 दूसरी तरफ से ज़्यादा रिसीव होगा, 0.5 एक तरफ से ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, 0.5 दूसरी तरफ से ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, दैट कंबाइंस टू 1। और मैंने पहले ही बताया जो वन का डिफरेंस है दैट अप्लाइज टू द टोटल एडवांटेज। ठीक है, तो ये वन का डिफरेंस जो आया, ये इस वन का डिफरेंस जो आया, ये आया -1, तो यानी हमें इसे करना है +1 मतलब हमें करना है एडवांटेज मतलब 0.5 एक बार से, 0.5 एक बार से, दैट कम्स आउट टू 1, एंड 1 -1 वुड बी कम्स आउट टू 0। सो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। एंड अभी तो क्लियर हो गया कि हमें स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है अगर हमें एडवांटेज लेना है इस डिफरेंस का। तो अब हमें ये बात क्लियर हो गई, जहाँ पे भी बैंक अनस्ट्रक्चर्ड वे से लोन कोड करती है वहाँ पे हम स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे फेवर में चीज़ों को कर सकते हैं, और हम जो हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको गिरा सकते हैं। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आया था, जो अल्टीमेट नेट एडवांटेज या टोटल एडवांटेज हमें ये स्वैप एग्रीमेंट से मिलने वाला है, दैट वुड बी 1%। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वन का डिस्ट्रीब्यूशन हम इस एग्जाम्पल में 50-50% लेने वाले हैं। तो क्या होगा, 50% का एडवांटेज ए लेगा, 50% का एडवांटेज बी लेगा। सो द नेट पे आउट दैट द बोथ कंपनीज वुड बी हैविंग, दैट वुड बी ये जो डिफरेंस है उसका 50% लेके, सो यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट वुड बी 50%, दैट कम्स आउट टू 0.5%। सो द नेट पे आउट फॉर बोथ द कंपनीज वुड बी 0.5 कम compared to the what they will be paying in the conventional method. So जो A का net payout है that comes out to 6 minus 0.5 that comes out to 5.5, और दूसरी तरफ से B का जो net payout है that would come out to LIBOR +3 minus 0.5 that would come out to LIBOR plus 2.5. okay,
अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी गोइंग टू वर्कआउट, एक्चुअली कैसे वर्कआउट करेगा। सो अभी हम ए के एंगल से समझते हैं। ए क्या करेगा, हम इससे थोड़ा मैथमेटिकली समझेंगे, बैलेंसिंग द इक्वेशन के तरीके से समझेंगे। ए क्या करेगा, ए सबसे पहले अपनी बैंक से लाइबोर प्लस 1 का लोन उठाएगा, लेकिन ए का अल्टीमेट पे आउट कितना होना चाहिए, 5.5। सो दूसरे बार से ए क्या करेगा, अगर हमें इस लाइबोर प्लस 1 को 5.5 बनाना है तो हमें एक दूसरे बाजू से क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करने के लिए लाइबोर को कैंसिल करना पड़ेगा। लाइबोर कैंसिल हो जाएगा, लाइबोर प्लस लाइबोर माइनस कैंसिल, और इस प्लस 1 को हमें बनाना है 5.5। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे यहाँ पे प्लस 4.5, दैट कम्स आउट टू 1 प्लस 4.5, दैट कम्स आउट टू 5.5, ठीक है। और दूसरे बाजू से बी क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी अपनी बैंक से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, लेकिन उसका अल्टीमेट पे आउट कितना होना चाहिए, लाइबोर प्लस 2.5। सो अगर हमें 7 को लाइबोर प्लस 2.5 करना है तो कैसे करेंगे, हम दूसरे बाजू से लाइबोर करेंगे यहाँ पे प्लस, और एंड दूसरे साइड से इस 7 को अगर हमें 2.5 करना है तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस 4.5। तो ये बैलेंस आउट होके आ जाएगा आपका लाइबोर प्लस 2.5। ये देखिए यहाँ पे प्लस एल है, यहाँ पे माइनस एल है, एक बाजू से माइनस एल है, दूसरे बाजू से प्लस एल है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स एक का रिसिप्ट दूसरे का पेमेंट, एंड सेम इज द केस विद प्लस 4.5 एंड माइनस 4.5। एक का रिसिप्ट दूसरे का पेमेंट, दिस इज हाउ द ट्रांजैक्शन विल गोइंग टू बी वर्कआउट बिटवीन बोथ ऑफ दी कंपनीज, एंड दोनों कंपनीज का नेट पे आउट हो जाएगा 5.5 एंड लाइबोर प्लस 2.5। अभी ग्राफिकली देखते हैं कि हाउ दिस ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू वर्कआउट, जो अभी हमने बनाया है। एक खाली बात मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ, जो मैंने पहले आपको लॉजिक बताया था उसमें हमने माइनस का इंडिकेशन ऐसे दिया था कि माइनस इंडिकेट्स द पेमेंट एंड प्लस इंडिकेट्स द रिसिप्ट, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्लस इंडिकेट्स द रिसिप्ट एंड माइनस इंडिकेट्स द पेमेंट। खाली ये थोड़ा साइन का ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मैंने साइन समझाने के बाद अभी थोड़ा दूसरा कर लिया है, इसमें थोड़ा समझिएगा। तो अभी ग्राफिकली कैसे देखते हैं, यहाँ पे एक बार से है कंपनी ए, दूसरे से कंपनी बी। कंपनी ए क्या करेगी, बैंक से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाएगी लाइबोर प्लस 1 में, और दूसरा से कंपनी बी क्या करेगी, बैंक से लोन उठाएगी 7% पे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो अभी जो हमने इक्वेशन बनाया था उसमें क्या हो रहा था, कंपनी ए, मैंने पहले ही बताया माइनस इंडिकेट्स द रिसिप्ट, कंपनी ए विल रिसीव लाइबोर एंड कंपनी बी विल पे लाइबोर, प्लस इंडिकेट्स द पेमेंट, माइनस इंडिकेट्स द रिसिप्ट। तो कंपनी बी क्या करेगी, यहाँ पे लाइबोर पे करेगी कंपनी ए को, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, कंपनी बी से कंपनी ए ने लाइबोर रिसीव किया, और दूसरे बाजू से कंपनी ए को अपनी बैंक को लाइबोर प्लस 1 देना है। तो जो ये लाइबोर है इसको यूज़ करके कंपनी ए पेमेंट करेगी लाइबोर का टू द बैंक। सो जो ये +1 इंडिकेट हो रहा है, ये +1 ए को अपनी जेब से भरना है, ये +1 ए को अपनी जेब से भरना है, और दूसरे बाजू से कंपनी ए को पेमेंट करना है 4.5 का बी को। मैंने पहले ही बताया माइनस इंडिकेट्स द रिसिप्ट, फॉर बी 4.5 विल बी द रिसिप्ट एंड फॉर ए 4.5 विल बी द पेमेंट। सो कंपनी ए 4.5 का पेमेंट करेगी कंपनी बी को। सो कंपनी ए एक बाजू से 1% तो एक्सेस ऑलरेडी बैंक को दे रही है, और दूसरी बाजू से 4.5 बैंक को दे रही है। सो जो अल्टीमेट पे आउट है कंपनी ए का, दैट वुड बी 1 + 4.5, दैट कम्स आउट टू 5.5। और दूसरे से कंपनी बी के एंगल से देख रहे हैं, कंपनी बी को 4.5 मिल रहा है ए से, कंपनी बी को 4.5 मिल रहा है ए से, और उसको
कंपनी बी जो है और दूसरे बाजू से 4.5 कंपनी बी को मिल रहा है कंपनी ए से, एंड कंपनी बी इज पेइंग एल लाइबोर टू कंपनी ए। सो कंपनी बी क्या कर रही है, लाइबोर पे कर रही है किसको, कंपनी बी को। तो लाइबोर एक बार से पे कर रही है, ठीक है, और दूसरे बाजू से 4.5 का रिसीव कर रही है, 4.5 रिसीव कर रही है फ्रॉम कंपनी ए, ठीक है, मैंने पहले ही बताया माइनस इंडिकेट्स द रिसिप्ट। एंड दूसरे बाजू से उसको बैंक को पे करना है 7%। सो बैंक को तो उसकी अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, सो बैंक को पे करना है 7%। सो दैट कम्स आउट टू लाइबोर प्लस 2.5. So this is how interest rate swaps are going to work out. This is how you can take advantage of the unstructured way of quoting loan. जो अगर बैंक ने unstructured way से loan quote किया है, आप arbitraging opportunity को use कीजिए और interest rate swap कीजिए और अपने interest को कम कीजिए। अभी let us quickly summarize what we have learned so far in this video. अभी हम स्टेप्स में से समराइज़ करने वाले हैं ताकि आगे जाके आपको रिवाइज़ करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमें एक प्रॉब्लम मिला था जहाँ पे एक बार से थी हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनी, दूसरे से थी लो क्रेडिट रेटिंग कंपनी। ऑब्वियस ही बात है, हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनी को कंपैरेटिवली चीपर प्राइस पे लोन मिलेगा एंड लो क्रेडिट रेटिंग कंपनी को कंपैरेटिवली हायर प्राइस पे लोन कोट किया गया रहेगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमने क्या किया था, हमने देखा था कि वेदर सच आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, और कैसे हमने देखा था, बाय फाइंडिंग आउट डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ द लोन। सबसे पहले हमने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस को लिया था, दूसरी बात उसके बाद हमने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस को लिया था, और हमने देखा था कि क्या एक का डिफरेंस दूसरे के डिफरेंस से ज़्यादा है कि नहीं, एक का डिफरेंस दूसरे के डिफरेंस से कम है कि नहीं। अगर वो हो रहा है तो दैट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेटर दैट यू कैन एंटर इनटू अ स्वैप एग्रीमेंट एंड यू कैन टेक एडवांटेज एंड रिड्यूस योर लोन बाय एंटरिंग इनटू अ स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। सो द स्टेप नंबर वन वुड बी टू फाइंड आउट, स्टेप नंबर वन, एक सेकेंड, हाँ, स्टेप नंबर वन वुड बी टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द टाइप ऑफ द लोन एंड सी whether one is greater than other or not and see whether one is less than the other or not. सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ लोन, एंड उसके बाद देखना है कि एक का डिफरेंस दूसरे के डिफरेंस से ज़्यादा है कि नहीं। दैट वुड बी अ स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू इज़ टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ एडवांटेज। टोटल अमाउंट ऑफ एडवांटेज कितना रहेगा, दैट वुड बी योर डिफरेंस का डिफरेंस। यहाँ पे जैसे हमने एक बार से 2 आया था, एक बार से 1 आया था, तो हमने 2 - 1 किया था, हमें डिफरेंस का डिफरेंस लेना है। दैट वुड बी योर स्टेप नंबर 2। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है और देखना है कि क्या एक का डिफरेंस दूसरे से डिफरेंस से ज़्यादा है कि नहीं। और स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, डिफरेंस, दोनों जो डिफरेंस है डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और स्टेप नंबर 3 हमें क्या करना है, उस जो हमें टोटल एडवांटेज मिला है उससे रेशो में डिवाइड करना है जैसे क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। हमने ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए 50-50% लिया था, जो 1% का डिफरेंस आया था। लेकिन कभी कभी क्या रहेगा, एक कंपनी को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक कंपनी को कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट वुड बी गिवन इन योर क्वेश्चन। और कहाँ पे क्या होता है, एजेंट भी बीच में होता है, तो वो जो टोटल एडवांटेज है उसके होंगे 3 टुकड़े, जो एक एजेंट लेगा और 2 जो है दोनों कंपनीज लेंगी। वो आपको दिया गया रहेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल एडवांटेज दिया रहेगा क्वेश्चन। अक्सर क्या होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे दिया गया रहता है कि एजेंट जो है इतना मार्कअप लेगा, ये बताया गया रहेगा, लेकिन टोटल एडवांटेज कुछ बताया नहीं रहता है। तो टोटल एडवांटेज आपको निकालना पड़ता है, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के, एंड उसके बाद आपको एजेंट के मार्कअप को उससे रिड्यूस करना है। तो दैट वुड बी द नेट एडवांटेज दैट द बोथ ऑफ द कंपनीज विल बी गेटिंग, एंड उसके बाद उसका जो रिक्वायर्ड तरीके से जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा उस हिसाब से हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दिया गया हो तो आप उसे इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा आफ्टर डिडक्टिंग एजेंट का पे आउट। लेकिन एजेंट का पे आउट नहीं है तो आप इक्वल लीजिए अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, और अगर क्वेश्चन कुछ बोलता है तो जो रिक्वायर्ड रेशो में है आपको उस हिसाब में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो टोटल एडवांटेज इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, एंड उसके बाद उसमें से आपको एजेंट का मार्कअप रिड्यूस करना है
एंड अगर वो कुछ नहीं बोला है तो हमें रिक्वायर्ड रेशो में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि भाई एजेंट इतना परसेंटेज लेगा एंड बाकी ये एक कंपनी उतना परसेंटेज लेगी, दूसरी कंपनी इतना परसेंटेज लेगी। तो आपको उस रेशो में प्रो रेटा बेसिस में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस हिसाब से आपको अपने इंटरेस्ट को कम करना है एंड उसके बाद जाके हमें ऐसा वर्किंग करने की नीड तो नहीं है। इसके बाद हमारा प्रॉब्लम तो लगभग सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप अगर ऐसे दिखाएंगे जैसे मैंने अभी आपको इक्वेशन में तरीके दिखाया तो आपकी प्रेजेंटेशन और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही और यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की सीरीज़ हो जाती है ख़त्म। आई होप आपको ये समझने में बहुत ही ईजी गया होगा। मैं इसे जितना हो सके समराइज वे में आपको लास्ट में स्टेप्स समराइज भी करके बताया, जितना हो सके सिंप्लीफाइड में इसमें वे में आपको बताने की कोशिश की। और मैंने मल्टीपल लॉजिक्स यूज़ करने की कोशिश की कि अगर आपको एक लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे लॉजिक को यूज़ करके इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले सकें और इस कंसेप्ट को अपने साथ रिटेन कर सकें, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।